हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाम से यह पता कर सकते हैं ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे होंगे और काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि आपने पहले के क्लासेस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रखा होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो जब भी कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण ही केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज जब भी होता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, क्या हुआ होगा, पक्का बोल सकते हैं, पक्का वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कारण केमिकल चेंज होता है और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में एक छोटा सा बात तो आप ये जाने कि केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, अब 2-3 सवाल आपके मन में खड़ा हो सकता है। पहला सवाल ये है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, इसका मतलब क्या है। और दूसरा सवाल ये होगा कि कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 2 सवाल का जवाब हम अब ढूंढेंगे और ये इसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक एक्टिविटी के थ्रू इस बात को जानेंगे। इस एक्टिविटी में बोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसमें बोला गया है कि आप क्या कीजिए, मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा। आपने 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन ले लिया और उसको क्लीन कर लीजिए सैंड पेपर से घस के। इसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, इस पर क्या लग गया होगा। देखिए, ये पहले से क्या है, मैग्नीशियम रिबन है और हवा में पहले से क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैग्नीशियम रिबन ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करके इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक पतला सा लेयर चिपक गया है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। समझे ये लेयर कैसे बना, हवा में जो ऑक्सीजन था वो उस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके MgO बना दिया। ठीक है, तो इस लेयर का डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसको जलाएंगे, जलाने का कोशिश करेंगे मैग्नीशियम रिबन को, तब ये जलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये MgO प्रिवेंट कर रहा है, कंबशन को प्रिवेंट कर रहा है। साइंस में हम लोग जलाने को क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। ये वर्ड आप याद रखें। ठीक है, तो इसीलिए इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। इसकी यही क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट पूछेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो आपको यही बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी बता देंगे आपको, ये सारा क्वेश्चन आंसर आपको रेडीमेड मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ समझिए। ठीक है, तो आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको क्लीन भी कर लिया। क्लीन करने के बाद आप इसको टोंग्स बोलते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को, चिमटा जैसा होता है, इससे इसको पकड़िए और फिर जो बर्नर है उसके पास ले जाके इसको जलाइए। जैसे ही आप इसको जलाएंगे तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, मैग्नीशियम रिबन वो डेजिलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलने लग जाता है। डेजिलिंग वाइट फ्लेम मतलब बहुत ही तेज़ी से जलता है ये। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजिलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, और जलने के बाद राख बन जाता है, वो राख को वाइट पाउडर में वाइट पाउडर बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मैग्नीशियम रिबन ये वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो वाइट पाउडर है, वो जो प्रोडक्ट है वो और कुछ नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। समझे, यहाँ पे ये क्या लिख रखे हैं, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना ही समझिए। ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या इस पूरे एक्टिविटी में, एक तो था मैग्नीशियम, ठीक है, और हवा में क्या था, ऑक्सीजन। जब भी जलाते हैं कोई चीज़ को तो वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, और ये दोनों मिल के क्या मिल गया हमें, यहाँ पे राख मिल गया, वाइट पाउडर जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO मिल गया। बोल सकते हैं ये प्लस ये हमें क्या दिया, ये दिया। ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। इतना समझे। चलिए, अब अभी ये सब क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये K2Q है, थोड़ी देर में समझ लेंगे, फिलहाल आप इतना समझ के छोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इस एक्टिविटी के ऊपर आपको बता ही दिए, और भी आगे और भी कॉन्सेप्ट जानेंगे तो और भी नया नया क्वेश्चन बनेगा इस एक्टिविटी पे। अभी इतना ही समझिए। अब दूसरा एक्टिविटी पे आ जाइए, एक्टिविटी 1.2।
इसमें बोला गया है कि आप लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में। लीड नाइट्रेट ये हमने ले लिया, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। उसमें ऐड कर दीजिए पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला हो गया Ki, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो दोनों यहाँ पे क्या होगा, केमिकली रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने का बाद ये सब कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये जो लीड नाइट्रेट है ना, ये लीड नाइट्रेट क्या है, येलो कलर का होता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये तो देखिए टेस्ट ट्यूब में आप ले रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पहले क्या लिए थे, लीड नाइट्रेट लिए थे। लीड नाइट्रेट पूरी लिक्विड होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। यहाँ पे लीड नाइट्रेट आपने लिया, फिर उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया डाल के, ये भी लिक्विड है। तो दोनों ही पानी जैसा दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए, लीड आयोडाइड यहाँ पे बन गया होगा। और ये लीड आयोडाइड जो है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, मतलब पहले दोनों ही पानी जैसा था, थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं तो नीचे कुछ जमा हुआ मिलेगा आपको। जमा हुआ चीज़ को हम लोग साइंस में, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब ये जमा हुआ है मतलब कोई सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है ये, ठीक है। और ये चूंकि पानी में खुला नहीं है तो इसलिए इसको इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। ये कीवर्ड है, याद रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये प्रेसिपिटेट को क्या बोल रहे हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है, येलो। एक बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि लीड नाइट्रेट में क्या ऐड करें कि हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिले। तो क्या ऐड करेंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। बात तक समझ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब आ जाइए इस एक्टिविटी पे, एक्टिविटी 1.3। इसे बोला गया है कि आप जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिए, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों में से कोई भी एक एसिड उसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स लिया गया, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, और उसमें इन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। दोनों रिएक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें कुछ बबल्स चिपकने लग गया, ठीक है, वाटर बबल्स। और यही बबल्स ऊपर उठ के फूट के कौन सा गैस यहाँ पे निकल गया, हाइड्रोजन गैस। आप इसको इक्वेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए जिंक हमने लिया, यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक एसिड है, हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिख रखे हैं, HCl। तो जिंक प्लस HCl आपको मिल रहा है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो गैस निकल रहा है वो कौन सा नया गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सारे एक्टिविटी से हमें ये जानने को मिला कि ये तीनों ही एक्टिविटी में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम कैसे बता सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को शॉर्ट पे PPT बोलते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने क्या देखा था, ये पूरा लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, लेकिन हमें यहाँ पे एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस मिल गया जो कि है प्रेसिपिटेट। तो लिक्विड और यहाँ पे हो गया सॉलिड, चेंज इन स्टेट हमें देखने को मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस एक्टिविटी में क्या था, ये लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, दोनों लिक्विड मिलके एक सॉलिड सब्सटेंस दे दिया। क्या दिया अभी मत याद कीजिए, एक सॉलिड सब्सटेंस दिया येलो कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। बातें करें समझ रहे, इस पॉइंट को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज इन कलर। कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ग्रीन कलर का लिया सब्सटेंस, इसको आप हीट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका कलर हीट करने के बाद वाइट हो गया, तो कलर चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस का फॉर्मेशन हो, जैसे कि इस केस में हम देख रहे थे, हम जिंक ग्रैनुअल्स लिए थे, जिंक उसमें एसिड ऐड कर दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो मन करे, एसिड ऐड करने से ही एक गैस निकलता है, जो कि कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जहाँ पे भी गैस निकल रहा है मतलब वहाँ पे क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। फिर अगला है चेंज इन टेम्परेचर। इस एक्टिविटी में एक और बात था, अगर आप यहाँ पे टच करके फील करेंगे कि ये ठंडा है कि गर्म है, तो आपको गर्माहट फील होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। सो अगर रिएक्शन के दौरान, चेंज के दौरान
टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, गर्म हो रहा है या फिर ठंडा हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम बोलते हैं क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। बातें करें समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को हम इतना डिटेल में इतना टाइम लेके इसलिए समझाए क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे कि बताइए कि कब कब केमिकल रिएक्शन होता है, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एक एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप यही सब लिख सकते हैं जो एक्टिविटी में यहाँ पे दिया हुआ है, और नहीं तो इसका डिटेल आंसर मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चैप्टर में जस्ट आगे पढ़ेंगे ना, तब हमें इस सब का एग्जाम्पल मिलेगा। चलिए आगे जान लेंगे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यही मेन चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऊपर जो हमने सबसे पहले एक्टिविटी देखा था, मैग्नीशियम रिबन हमने लिया था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। जब भी बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट जो हमें वाइट पाउडर मिला था वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो क्या इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तो एक तरीका ये था कि हम ये पूरा लाइन लिख दें कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या तो हम इतना लंबा लाइन लिखें, या फिर शॉर्टकट तरीके से हम इसको ऐसा वर्ड इक्वेशन में लिख दें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका शॉर्टकट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में होता है एरो के, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इतना समझे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये 2 वर्ड क्लियर हो गया आपको। बस ये सब याद नहीं करना है, एग्जाम में आपसे पूछेंगे नहीं कि डिफाइन रिएक्टेंट, डिफाइन प्रोडक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ समझ के रखिए इसको। तो वर्ड इक्वेशन हमने समझ लिया। अब क्या इससे भी कोई शॉर्टकट तरीका है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का? तो हाँ है। हम क्या कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पूरा मैग्नीशियम नहीं लिख के हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख दिए Mg। ये आपको याद करना पड़ेगा, आपने क्लास 9 में याद किया ही होगा, नहीं याद किया तो अभी याद कर लीजिए। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ठीक है, वो भी M कैपिटल और G स्मॉल। उसी तरीके से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो ऑक्सीजन को हमेशा O2 ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, इज द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स। मैग्नीशियम देखिए 2 साइड है, एक तो ये राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, देखिए नंबर्स, ये मैग्नीशियम का एटम्स का नंबर काउंट करना है, ठीक है। नंबर काउंट कैसे करते हैं, अगर कहीं पे Mg लिखा हुआ है 2 Mg, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम का कितना एटम है यहाँ पे, तो 2 एटम्स है, ठीक है। उसी तरीके से कहीं O2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम्स है, तो वो भी 2 एटम्स है। कोई क्या किया, 3O2 लिख दिया। अब बताइए ये ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, क्या करेंगे 2 नंबर को आप, तो यहाँ पे आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, ऑक्सीजन का 6 एटम्स हो गया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए 2MgO, इसमें मैग्नीशियम कितना एटम्स है मैग्नीशियम का, तो ये 2 जो सामने में है, ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो मैग्नीशियम का 2 एटम्स हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन का भी, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है तो ऑक्सीजन का भी 2 एटम्स हो गया। एक बार फिर से समझिए, कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है 3O2, पहले सिंपल समझिए, पहले कहीं मान लीजिए O2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो 2 एटम है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है 3O2, अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया, तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 एटम्स हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है 3MgO, बताइए मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, तो 3 है, ऑक्सीजन कितना है, तो ये 3 है, ठीक है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। बताइए एल्यूमिनियम का कितना एटम है यहाँ पे, तो सामने कुछ नहीं है तो 1 है, मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का 1 एटम हो गया। उसी तरीके से क्लोरीन का बताइए, क्लोरीन का कितना एटम है यहाँ पे, तो सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 × 3
ये 3 सिर्फ क्लोरीन के लिए है, ठीक है। तो 3 एटम हो गया, क्लोरीन का हो गया 3 एटम। समझ रहे हैं कि नहीं? एक और एग्जांपल लीजिए, 3AlCl3। बताइए एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? तो सामने वाला इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है। तो एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? बताइए 3। क्लोरीन बताइए कितना होगा? तो आप देखेंगे क्लोरीन के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो ये दोनों नंबर हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 3 9 हो गया। क्लोरीन का 9 एलिमेंट है, 9 एटम है, ठीक है। कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है CaOH होल ट्वाइस। बताइए ये कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, सबका एटम्स का नंबर बताइए। तो कैल्शियम यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं। तो ले देखिए कितना हो गया, कैल्शियम 1 ही रहा। ऑक्सीजन अभी देखिए ब्रैकेट देके बाहर में 2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन कितना होगा उसी तरीके से 2, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2CaOH होल ट्वाइस। अब बताइए अब कैल्शियम कितना रहा? तो सामने 2 है तो कैल्शियम 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना रहा? तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए 4। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2 2 जा 4। समझे एटम्स काउंट करना? तो चलिए इतना आप सीख लिए, तो मुझे अब यहाँ काउंट करके बताइए। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? मैग्नीशियम 1 है। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? तो 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? तो 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ये गड़बड़ हो गया, ये दोनों मैच नहीं किया। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसको मैच करवाना पड़ता है, ठीक है। मैच करवाने से वो इक्वेशन क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। अभी क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बैलेंस नहीं है, क्योंकि इक्वल नंबर्स नहीं है एटम्स का दोनों साइड में, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होता है, तो क्या तो उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, समझे। चलिए अब आ जाते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझने पे। इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? आप सोच रहे होंगे क्या हम इस रिएक्शन को Mg+O2 गिव्स MgO इतना ही लिख के क्यों नहीं छोड़ देते हैं? इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो उसका रीजन समझेंगे। आपने क्लास 9 में एक लॉ पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये बोलता था कि आप जो मास है कि ना तो उसको बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। मतलब रिएक्शन से पहले जितना आपने रिएक्टेंट लिया था, जितना ग्राम, जितना केजी, जो भी बोल लीजिए, जितना लीटर आपने रिएक्टेंट लिया था, उतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा। भले ही कोई नया सब्सटेंस मिले, लेकिन जो क्वांटिटी है वो उतना ही रहेगा, ना बढ़ सकता है। यहाँ पे मान लीजिए 10 ग्राम का आपने सामान लिया था, तो रिएक्शन के बाद भी ये 10 ग्राम ही रहना चाहिए, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। वही मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना आप बढ़ा सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये लॉ आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। तो दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स का मास है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब एलिमेंट का मास तो हम यहाँ पे नहीं मापेंगे, हम सिर्फ सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन सेम रहना चाहिए। मतलब जितना हम मैग्नीशियम यहाँ पे ले रहे हैं उतना ही मैग्नीशियम यहाँ पे भी होना चाहिए, एटम्स का नंबर, ठीक है। और जितना ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन यहाँ पे भी होना चाहिए। बात अगर नहीं समझ रहे, वो यहाँ पे लिखा है। तो इसीलिए हेंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, या फिर सिंपली बोल दीजिए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। लिख लेंगे ये आंसर, ये सब रेडीमेड आंसर आपको मिल जाएगा, बता देंगे लास्ट में कहाँ से डाउनलोड करना है। अभी सिर्फ समझते चलिए। चलिए एक अपने से इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड में लिखा हुआ है। जिंक हमने लिया है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मिला है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जो भी नया नया आपको नाम सुनने को मिल रहा है, जिंक, मैग्नीशियम, सबको याद करते चलिए, ठीक है। इतना ही चीज़ रिपीट होगा और कुछ नया नहीं आएगा। जो ये चैप्टर में दिया हुआ है नाम, उतना ही नाम आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो जिंक अगर आपको मालूम है तो ठीक, नहीं तो जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, तो H2SO4।
किंग ऑफ एसिड इसको बोलते हैं, बहुत खतरनाक एसिड है, हाथ पे लग गया तो पूरा जला देगा हाथ को। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, मिला क्या हमें प्रोडक्ट में, जिंक सल्फेट, तो Zn। और देखिए सल्फेट ये होता है सल्फेट का फॉर्मूला SO4, कभी भी आप सल्फेट सुने वहाँ पे पक्का SO4 आएगा, ठीक है। प्लस मिला है हाइड्रोजन H2। ये इक्वेशन तो देखा देखा लग रहा है, ऊपर तो हमने एक्टिविटी में यही किया था, जिंक ग्रेन्यूल्स दिया था और एसिड ऐड किया था, एक नया गैस मिल गया था, याद है, हाइड्रोजन गैस। ये पूरा इक्वेशन को यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को। अब यहाँ पे चेक करके बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस है कि नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक का नंबर देखते हैं। जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, ये LHS RHS में जिंक 1 है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर को काउंट कीजिए, सल्फर यहाँ पे 1 ठो है, 1 ऐसे, यहाँ पे भी 1 ऐसे, तो सल्फर भी बैलेंस है। और लास्ट में बची ऑक्सीजन O4, यहाँ पे भी O4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या ऐसा होता है, हाँ, कई बार बहुत सारे इक्वेशन पहले से बैलेंस रहता है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है अब यहाँ पे। चलिए आगे मूव कर जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये Fe मतलब ये आयरन होता है, आयरन, ठीक है, प्लस H2O ये स्टीम है, वाटर वेपर, गर्म वाटर वेपर। तो आपको मिला है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर आयरन ऑक्साइड बोल लीजिए, और हाइड्रोजन ये मिला है। इसको चेक करके बताइए क्या ये बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। तो आप देखेंगे आयरन यहाँ पे 3 है, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, तो यहीं से पता चल गया ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, तो पहला स्टेप होता है, या अब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है उस पर वो सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए, और बहुत सिंपल भी है ये, ज़्यादा पहले से आप जो भी सीख रखे हैं उसको थोड़ा देर के लिए साइड में रखिए, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही सिर्फ सोचिए, ठीक है, इससे ईजी होगा आपको सीखने में। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी, देखिए ये तो आयरन है, ये तो ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है कि नहीं, यहाँ पे भी 2 है, आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो किसी भी फॉर्मूला का, किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ, आपका मन किया यहाँ पे 2 लगाने का तो आप नहीं लगा सकते हैं, बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका मन किया 4 डाल देने का, क्या आप डालेंगे, तो नहीं डालेंगे, ठीक है। ये पहला रूल होता है कि आप कहीं भी बीच में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सबका नंबर्स लिख लेना है, देख देख के, कि लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। इस साइड में आयरन है 3, यहाँ पे 3 लिख लिया, फिर हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है, इतने तक क्लियर है, 2 स्टेप। चलिए तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आप उस कंपाउंड को सेलेक्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रहे। यहाँ पे किस में सबसे ज़्यादा एटम्स दिख रहा है, इसमें तो एक ही एटम है, इसमें हाइड्रोजन का 2, इसका 1, 3 एटम्स हो गया, इसमें 3 और 4 7, इसमें 2, तो सबसे ज़्यादा एटम्स इसी में दिख रहा है 7। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सिलेक्ट हमने कर लिया, अब हमारा फोकस इस पे। सेलेक्ट करने का बाद अब इसमें भी 2 है, आयरन है और ऑक्सीजन है, अब किसको चुने हम, तो हम हमेशा मैक्सिमम वाला को चुनिए। मैक्सिमम किस में है, ऑक्सीजन पे है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है कि नहीं, तो इस साइड भी 4 होना चाहिए ऑक्सीजन। यहाँ पे तो ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है हमें, इसको 4 कैसे बनाए, हम पहले ही बता दिए, यहाँ पे तो 4 लगा नहीं सकते हम, तो कहा ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए आप इधर भी चेंज नहीं कर सकते नीचे में, ठीक है, फॉर्मूला आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपका पास एक ही ऑप्शन बचा 4 कहाँ लिखने का, सामने लगा दीजिए 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब देखिए, अब आयरन पे आ जाइए, आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, तो क्या आप 3 यहाँ लगा देंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये नियम के खिलाफ है, आपको 3 बाहर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया, आयरन भी बैलेंस कर लिया, बच गया कौन, अब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है जोड़ के बताइए, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होता है, 4 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो इसको भी 8 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 4 लगा दीजिए, 4 2 8 हो गया। समझ रहे कि नहीं, तो इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया है।
तो यही सब पूरा चीज़ ये सब स्टेप्स में समझाया गया है। ले दे के हमें इक्वेशन ये मिल रहा है, ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो ये जो तरीका हमने अपनाया, इस तरीके को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस किए थे। एक और तरीका होता है इसको बैलेंस करने का, जिसको अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। अलजेब्रिक मेथड, उससे भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ वीक है तो आपका दिमाग खराब कर देगा वो। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास 10 के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हीट एंड ट्रायल मेथड ही रहेगा, इसलिए हम इस मेथड को सीखने पे भी जोर नहीं दे रहे, बेकार पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको सीखेंगे भी नहीं, हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से ही सारा इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ज़्यादा इक्वेशन है नहीं, जितना इसमें है उतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी होगा। इससे इक्वेशन जल्दी भी बैलेंस हो जाएगा और ईजी भी रहेगा। इसमें बहुत सारा क्या होगा, इक्वेशन बनने लगेगा, x = 2y, फिर a = 2c, फिर इसको सॉल्व करना एक हेडेक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना झंझट में नहीं जाते। जो NCERT बुक में दिया हुआ है हीट एंड ट्रायल मेथड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसी तरीके को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, एक बात बस ध्यान रखिएगा कि जब आप ये तरीका अपना रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 था तो आपने यहाँ पे 4 लिखा है कि नहीं ऑक्सीजन के लिए, तो एग्जाम में जब आप ये करें तो आप पेंसिल से करें, ताकि आगे चल के चेंज भी करना हुआ तो इसको आप इरेज करके यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिख पाए। ठीक है, एक ही बार पेन से यहाँ पे 4 नहीं लिख देंगे। ठीक है, जब फाइनली बैलेंस हो जाए तो फिर इरेज करके पेन से आप फाइनल नंबर लिख दीजिए। अब बच जाता है एक और स्टेप, जिसको बोलते हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। यहाँ पे आपने ये केमिकल इक्वेशन में ये तो लिख दिया कि ये आयरन है, ये स्टीम है, जो भी है, इक्वेशन भी बैलेंस कर दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया आपने। अब पता कैसे चले ये जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैस स्टेट में है कि पानी में घुल के है। पानी में जो घुल के होता है उसको बोलते हैं एक्वस स्टेट, शॉर्ट में AQ। ठीक है, कौन सा स्टेट में, ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में स्टेट भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कुछ नोटेशन दिया हुआ है। गैस को ब्रैकेट में G ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को ब्रैकेट में स्मॉल लेटर L, एक्वस ये समझ रहे AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस, शॉर्ट में AQ। इसको तब लिखते हैं जब रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट कैसा हो, पानी में घुल के हो, प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। जब पानी में घुल के हो तो AQ लिखते हैं, बहुत काम का है, ये बहुत बार यूज होगा। सॉलिड रहा तो ब्रैकेट में S। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन था वो सॉलिड था तो ब्रैकेट में S लिख दिया। ये है स्टीम, वेपर। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमने G लिख दिया। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है और ये गैस बन रहा है, गैस को ब्रैकेट में G। समझ गए इतना? तो इस तरीके से हम स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या हमें हर बारी ये सिंबल्स क्या लिखना पड़ेगा? तो हम लोग यूजुअली फिजिकल स्टेट्स का जो सिंबल है नॉट नहीं लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, अगर जरूरी ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका कि इसको ऐसे लैंग्वेज दे देंगे, ये एक मान लीजिए यहाँ से लाइन देंगे, बोलेंगे ये लाइन पढ़ के केमिकल इक्वेशन बनाओ और उसको बैलेंस करो। ठीक है, तो आप इक्वेशन भी बना देते हैं, बैलेंस भी कर देते हैं, लेकिन आप ब्रैकेट में स्टेट्स लिखना भूल जाते हैं। तो क्या मार्क्स कटेगा कि नहीं कटेगा? तो नहीं कटेगा। अगर क्वेश्चन में बोला है कि आप फिजिकल स्टेट मेंशन कीजिए तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो आप फिजिकल स्टेट छोड़ सकते हैं, लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वही बात है। आगे बढ़ जाइए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ रिएक्शन के कंडीशन होते हैं। रिएक्शन हर बार सिंपल 2 चीज़ों को मिलाया और रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको कभी कभी क्या करना पड़ सकता है, ऊपर से प्रेशर देना पड़ सकता है डब्बा में बंद करके। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसको हीट करना पड़ सकता है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर हो सकता है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस इसमें ऐड कर दे, क्योंकि वो सब्सटेंस ऐड होने से ये रिएक्शन थोड़ा तेज़ी से होने लगे। ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो क्या तो कभी कभी कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है। तो ये सब जो रिएक्शन कंडीशन है, ये सबको भी हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इस एरो के क्या तो ऊपर नहीं तो नीचे लिख के, ऊपर में ऐसे करके हम प्रेशर डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? ये होने के लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो ये सनलाइट, क्लोरोफिल हमने ऊपर नीचे लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ के छोड़ दीजिए। ये इक्वेशन तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी से अगर आप याद करके रख ले तो बेहतर है आपके लिए। ये लंबा लंबा फॉर्मूला है, आपको शायद याद भी होगा, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। इसको मिथेनॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है तो
उसी तरीके से CO कहीं लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम बताइए जरा, इसको क्या बोलेंगे? तो ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, है कि नहीं? अगर आपको हम बोले कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए तो आप बता पाएंगे क्या? इतना समझदार तो आप है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे, SO3, है कि नहीं? चलिए, हाजिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग? इजी। दूसरा देखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको इक्वेशन लिखना है, बैलेंस करना है। फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है, तो फिजिकल स्टेट नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताइए, H2 प्लस। क्लोरीन है तो क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, याद कर लीजिए, ठीक है। मिलेगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। बैलेंस करना है तो देखिए सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, उस साइड में हाइड्रोजन कितना है? 1, तो इसको 2 बनाना है तो इधर 2, इधर ऐड नहीं कर देंगे 2, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 2, तो क्लोरीन ऑलरेडी 2 हो गया, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है, इजी। नंबर 2 देखिए, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या, बेरियम का सिंबल होता है Ba, और क्लोराइड जहाँ भी होता है आप तो समझ गए, क्लोराइड होने से Cl, ठीक है, BaCl2, क्योंकि Ba का बगल में जो आता है उसको 2 लगाना पड़ता है। याद कर लीजिए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला इतना होता है, ठीक है। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट से कुछ याद आ रहा है आपको? सल्फेट अभी याद कराए थे। एल्यूमिनियम का सिंबल हो गया Al और सल्फेट का SO4, ठीक है। तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। क्योंकि एल्यूमिनियम के बगल में जो आए तो उसको 3 लगाना पड़ता है, इसको रट लीजिए आप अभी के लिए। गिब्स बेरियम सल्फेट, बताइए फॉर्मूला क्या होगा? तो Ba और सल्फेट का SO4, ठीक है, प्लस। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो बोले थे बेरियम के बगल में जो आता है उसमें 2 लगता है, तो यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट देके 2 क्यों नहीं लगाए? तो इसका जवाब अभी आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी उस नियम से सल्फर के बगल में भी 2 आता है ना, तो यहाँ पे बेरियम के यहाँ पे भी 2 आता, यहाँ पे भी 2 आता, तो दोनों 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इसलिए किसी में भी 2 नहीं लगा। तो इतना समझना है तो ठीक, नहीं तो आप सिंपली इसको याद कर ले, ठीक है। और क्या बना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al और क्लोराइड का Cl, एल्यूमिनियम के बगल में जो भी आता है उसमें 3 लगता है, ठीक है। चलिए बैलेंस कीजिए। सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सल्फर कितना है? तो आप बोलेंगे 3, यहाँ पे सल्फर है 1, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, सल्फर बैलेंस। अब कौन सा उठाएं? चलिए ऑक्सीजन बाद में लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 लगा दीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन कितना है? 4 3 12, ये दोनों पे मल्टीप्लाई होता है ऐसे जब हो तो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो 3 4 12, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। बच गया कौन? बेरियम। यहाँ पे बेरियम है 1, यहाँ पे बेरियम है 3, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है, बेरियम भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन हो गया 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 3 6, बेरियम भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। नंबर 3, ये आप ट्राई कीजिए। सोडियम का फॉर्मूला हो गया Na प्लस वाटर H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। हाइड्रोक्साइड जहाँ भी हो, जैसे ये सल्फेट का याद किया आप, हाइड्रोक्साइड का भी याद कर लीजिए, OH होता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2। बैलेंस कीजिए। सबसे झंझट वाला कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है। सोडियम है 1, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी। ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 1 और 2, 3 हो गया टोटल। इस साइड हाइड्रोजन सिर्फ 2 है कि नहीं? तो जब भी ऐसा हो तो आप यहाँ पे क्या कीजिए? 2 लगाइए। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, ठीक है, 2 भी लगा के देख सकते हैं, 3 भी लगा के देख सकते हैं। तो पहले 2 लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब ये आइडिया कैसे मिला यहाँ पे 2 लगाने का? क्योंकि हम ऑक्सीजन को देख लिए, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है। सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नंबर 3 देखिए,
राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, यहाँ पे बोला है फिजिकल स्टेट के साथ कीजिए, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले वाले में बोला गया है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ये देखिए दोनों क्या है, पानी में सॉल्यूशन है, पानी में जब भी घुल के हो तो सॉलिड स्टेट क्या देते हैं, AQ, प्लस दूसरा था सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, गिव्स, ये भी हो जाएगा एक्वस। क्या देता है हमें, गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। ये इनसॉल्यूबल है मतलब घुला नहीं है, ठीक है, मतलब ये सॉलिड होगा, बेरियम सल्फेट, समझे, ये इनसॉल्यूबल है, पानी में घुला नहीं तो सॉलिड है, ठीक है, पाउडर रूप में होगा ये। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl, सॉल्यूशन बोला गया है तो एक्वस। यहाँ तक तो लिख लेंगे, आप बैलेंस कीजिए। सोडियम यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए सोडियम। ये पूरा सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बेरियम 1, ठीक है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, बैलेंस हो गया ये तो। चलिए ये आप ट्राई कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, समझ गए स्टेट कैसे लिखेंगे, तो NaOH ब्रैकेट में AQ रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl, ये भी सॉल्यूशन इन वाटर है तो एक्वस, गिव्स सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब NaCl और सॉल्यूशन है तो एक्वस प्लस वाटर। बैलेंस कीजिए जरा, सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, इसको कुछ करना नहीं है, यही बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। सबसे पहले हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा इसका ठीक ऑपोजिट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, चौथा इससे मिलता जुलता ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं ये पांचों रिएक्शन को, इनको समझना बहुत ईजी है और क्वेश्चन भी बहुत बनता है इस टॉपिक से। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में होता है क्या है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं बिटवीन एटम्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए, कैल्शियम था ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन था ऑक्सीजन के साथ। अब ये कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो टूट गया, ठीक है, और कैल्शियम ऐसे करके कंबाइन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, बॉन्ड्स बनते हैं और टूटते हैं, ये लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर MCQ बन सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, SSR रीजन में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब ये बॉन्ड होता है क्या है, नहीं होता है, इसको चैप्टर 3 और 4 में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कोई दो चीज़ जुड़ के एक चीज़ मिल जाएगा, इसको बोलते हैं कंबाइन होना, है कि नहीं, कुछ उसी टाइप का ये रिएक्शन है। इसको भी एक्टिविटी से समझेंगे। बोला गया है कि आप थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड तो हो गया केमिकल नेम, लेकिन इसका जनरल नेम भी है क्विकलाइम, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। क्विकलाइम आप जब भी लिखा हुआ मिले आप समझ जाइएगा ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको आप पानी में ऐड कीजिए और पानी में ऐड करेंगे, उसके बाद इस बीकर को टच कीजिए और बताइए कैसा फील हो रहा है, ठंडा या फिर गर्म। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो क्विकलाइम जो है ना, वो काफ़ी विगरसली रिएक्ट करता है पानी के साथ, ठीक है। बहुत सारा बबल्स फॉर्म होगा, बहुत जोर शोर से रिएक्शन होता है, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, ये जो पूरा प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। जैसे क्विकलाइम है कॉमन नेम, वैसे ही स्लेग्ड लाइम हो गया कॉमन नेम किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट होता है। आप जब इसको टच करेंगे तो काफ़ी गर्माहट फील होगा आपको। तो यही रिएक्शन है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड था क्विकलाइम, इस पर आपने पानी मिला दिया तो आपको मिला क्या, CaOH होल ट्वाइस।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, स्लेट लाइन। और अभी आपको थोड़ी देर पहले याद करवा दिए थे हाइड्रोक्साइड जब भी हो तो OH होगा, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको सारा फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना है, समझे। प्लस हीट जनरेट हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्टेंट कितना है, 1 और 2, प्रोडक्ट कितना मिला, सिर्फ 1। तो 2 चीज़ कंबाइन होकर सिर्फ एक चीज़ दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, समझ गए। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन समझ गए, याद कर सकते हैं मन करे तो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप सिर्फ समझिए, इसको रट्टा लगाने का जरूरत नहीं है। रटना ही है तो आप ये 2 चीज़ रट लीजिए अभी के लिए। क्विक लाइन को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइन को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग अनसेलेक्ट लाइन भी बोल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अनसेलेक्ट मतलब इसमें पानी नहीं मिलाया गया है, ठीक है। पानी मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यही स्लेक्ट लाइन बच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे डू यू नो एक बॉक्स में दिया हुआ है। काफ़ी बच्चों का मन में ये डाउट भी होता है कि क्या ये बॉक्स वाला चीज़ आता है कि नहीं। तो हम ये सिलेबस वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि CBSE ऑफिशियली बोलता है कि ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिया गया है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, CBSE साफ साफ ये सिलेबस में बोलता है। लेकिन कई बार ये देखा गया कि बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी पढ़ के तैयार कर लेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो हम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। इसमें बोला क्या है कि आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइन ले लीजिए। स्लेक्ट लाइन का सॉल्यूशन मतलब CaOH होल ट्वाइस ले लीजिए, ठीक है। अच्छा लीजिए मत, उसको मतलब बोला गया है कि इसका यूज़ करते हैं हम वाइट वॉशिंग के लिए। घर में जो पुट्टी होता है इसी का होता है, ठीक है, चूना करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चीज़, यानी जो स्लेक्ट लाइन जो है, ये धीरे धीरे हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है और ऊपर में एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर डेवलप कर लेता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट आप मान लीजिए ये कोई वॉल है, इस पर आपने चूना कर दिया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई कर दिया। अब हवा में क्या है, CO2 है, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है कि शाइनी फिनिश आ जाता है वॉल पे, वॉल थोड़ा चमकदार हो जाता है। ये यहाँ पे कॉमन फेनोमेना दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि यह कंपाउंड X, ठीक है, इसका सॉल्यूशन को हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये कंपाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड Y बना लेता है जो कि शाइनी फिनिश देता है। बोलेंगे X और Y को आइडेंटिफाई करो, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन भी दिया हुआ है, ये हमारा है स्लेक्ट लाइन सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि शाइनी फिनिश देता है वॉल को, प्लस वाटर पेपर जो उड़ जाता है हवा में, ठीक है। तो ऊपर हमने समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसका एक एग्जाम्पल हमने जाना। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 बर्निंग ऑफ कोल। कोल यानी कार्बन होता है ये, इसको जब आप जलाएंगे ऑक्सीजन, जब भी बर्निंग होता है हम पहले बता चुके हैं प्लस ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तो बन जाएगा CO2। 2 चीज़ मिलके एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी जब बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 था मिलके H2O बन गया, दोनों कंबाइन होकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वही यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ऊपर हमने ये रिएक्शन में देखा था कि रिएक्शन में साथ ही साथ हीट भी जनरेट हो रहा है, तो इसका भी एक खास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हीट भी जनरेट हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, थर्मिक तो हीट के लिए हो गया, एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, समझे। जब भी हीट रिलीज होगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ऐसा ही एक टर्म है एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे, फिलहाल आप इतना समझिए। तो यही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ये रिलीज्ड कीवर्ड है यहाँ पे, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये रहा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये है मीथेन नेचुरल गैस का फॉर्मूला, और बर्निंग हो रहा है तो प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सॉरी वाटर वेपर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब इसको जलाएंगे तो क्या निकलता है, हीट निकलता है, तो ये भी क्या हो गया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर डू यू नो रेस्पिरेशन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन समझते हैं, रेस्पिरेशन को बहुत लोग सांस लेना समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन सांस, रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग होता है, ठीक है।
रेस्पिरेशन में क्या होता है देखिए, जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले डाइजेस्ट होगा मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो घुल के ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। और ब्लड में लंग्स के थ्रू क्या आ रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन भी आ रहा है। ये इस पाइप में मान लीजिए ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड में ऑक्सीजन भी है, और आपने जो खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होके ब्लड में क्या आ गया है, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया है। तो यही जब ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का जो मिलन होगा ना, तो क्या होगा, ये रिएक्शन जो होगा उसमें उस रिएक्शन के बाद क्या निकलेगा, एनर्जी मिलेगा हमें, ठीक है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखा है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज समझ लीजिए, द ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। समझ गए। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसका इक्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ठीक है। ये रहा ग्लूकोज, ऑक्सीजन आया ब्लड के थ्रू, और जहाँ पे मुलाकात हुआ वहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, और एनर्जी, सबसे मेन चीज़ एनर्जी मिल जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे हीट या फिर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन हाउ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक्सोथर्मिक का, कि जो भी वेजिटेबल मैटर होता है जब वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है, गलता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हीट रिलीज होता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसके साथ साथ हमने पहला एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो यहाँ पे क्या MgO बना था और हीट भी रिलीज हुआ था, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, समझे। चलिए अब आ जाइए दूसरे टाइप के रिएक्शन पे, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से लग रहा है डीकम्पोज होना यानी कोई चीज़ टूटना। ऊपर कॉम्बिनेशन में क्या था, दो चीज़ मिल के एक चीज़ मिल रहा था, इसमें क्या होगा उल्टा, एक चीज़ ही ब्रेक होके दो चीज़ देगा। ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। बोला गया है कि आप फेरस सल्फेट ले लीजिए एक बॉइलिंग ट्यूब में, ऐसा टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स ले लीजिए, ठीक है। ये होता है आपका ग्रीन कलर का, इसका कलर याद रखिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल कैसा होगा, ग्रीन कलर। फिर उसको हीट करेंगे, कलर हमने नोट कर लिया ग्रीन कलर। इसको जब आप हीट करेंगे तो ऐसे ऐसे करके इसका धुआं निकलेगा, ठीक है। और धुआं निकलेगा, बस हो गया, यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ। अब ये ग्रीन कलर जो है चेंज होकर अब क्या हो गया है, वाइट हो गया है। कलर चेंज हुआ है मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो यू वुड हैव नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। ग्रीन से अब क्या हो गया है, वाइट हो गया है। और स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑडर ऑफ बर्निंग सल्फर। और साथ ही साथ आपने जो ये यहाँ पे गैस निकला है, ये गैस अगर आपके नाक में गया तो आपको कैसा गंध आएगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, बर्निंग सल्फर। सल्फर जब बर्न होता है तो कैसा गंध करता है, रॉटन एग्स की तरह, ये याद रखिए। सड़े हुए अंडे का जैसा स्मेल आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब वो जरूर वहाँ पे सल्फर जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, देखिए फेरस सल्फेट हमने लिया था, सॉलिड था, इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है, एरो के ऊपर लिख दिया इसको हमने। तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर क्या है, इसका नाम बताइए, ट्राईऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड का कलर है वाइट, इसका कलर है ग्रीन। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ये डायग्राम भी दे देते हैं, और यहाँ पे कुछ एक्स कर देंगे, यहाँ पे ऐसे करके वाई कर देंगे, बोलेंगे वाई क्या था, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल था, ठीक है। इक्वेशन लिखने बोलेगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। तो इस रिएक्शन में आपने ऑब्जर्व किया कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है। इसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल्स था FeSO4 और डॉट होगा यहाँ पे 7H2O। ये क्रिस्टल वर्ड का मतलब समझिए, क्रिस्टल जहाँ पे क्रिस्टल होता है मतलब वहाँ पे थोड़ा पानी रहेगा। तो फेरस सल्फेट तो ये रहा, और क्रिस्टल जब बोला जा रहा है तो 7 या फिर जितना भी पानी का मॉलिक्यूल रहता है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बाद में इसके बारे में समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जहाँ भी क्रिस्टल वर्ड रहेगा तो वहाँ पे कुछ पानी रहेगा। तो यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स का पानी था, ठीक है। इसको जब हमने हीट करने स्टार्ट किया तो ये पानी सबसे पहले उड़ गया, बचा क्या, FeSO4। फिर हम इसको और हीट करते रहे, तो FeSO4 को हीट करने के बाद ऐसा ऐसा एक प्रोडक्ट मिला हमें, ठीक है। तो उसी को पूरा यहाँ पे समझाया गया है कि पहले ये लूज़ करता है वाटर को, वाटर लूज़ करने के बाद कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में, ठीक है।
फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है दिख रहा है, और ये दोनों गैस है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में एक और बात बोला गया है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, पहले भी याद कर चुके हैं। एक और ऐसा टर्म था, बताइए क्या था? स्लेट लाइम। याद है क्या था इसका फॉर्मूला? CaOH होल ट्वाइस। केमिकल नेम बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम, ये जो क्विक लाइम है इसका बहुत सारा काम है। एक काम तो ये हो गया कि इससे हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये अब बोलेंगे अभी ये कहाँ से यूज़ आ गया बीच में, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी पे बन जाएगा। बोलेंगे इसका नाम दे देगा एक्स और हिंट देगा कि इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, उसी से आपको एक्स पहचानना पड़ेगा। एक्स क्या होगा? क्विक लाइम। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एक देखिए यहाँ पे CaCO3 ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट करेंगे ना तो हमें क्विक लाइम मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो यहाँ पे भी एक था, हीट किए, ब्रेक होके 2 मिल गया, तो ये भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये हो रहा है किसके कारण? ऊपर वाले में भी ये हुआ क्यों? बिकॉज हमने हीट किया। ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने हीट किया। तो जब भी हीट करके ब्रेक करते हैं तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। बात अगर समझ रहे कि नहीं? चलिए अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, एक और ऐसा रिएक्शन देखेंगे जिसमें हीट से कुछ टूट रहा है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी से समझेंगे। 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर ले लीजिए। लेड नाइट्रेट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिर उसको वही हीट कीजिए। तो हीट करने के बाद आप क्या क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं वो बताइए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले कि ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का यहाँ पे धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये धुआं क्या चीज़ का है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसे करके एक्स लिख देंगे, बोलेंगे एक्स आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो ये ब्राउन फ्यूम्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे रिएक्शन ऐसा हुआ, लीड नाइट्रेट हमने लिया था, इसको जब हमने हीट किया तो लीड ऑक्साइड बना, ये गैस बना और ऑक्सीजन गैस बना। ये तो कलरलेस होता है, हवा में निकल गया होगा, ये ब्राउन कलर का गैस निकला। और ये जो राख है, राख या फिर जो भी बोल लीजिए, रेसिड्यू, वो यहीं पे बचा रहा। ठीक है, चलिए तो ये एक और हमने देखा ऐसा डिकम्पोजिशन जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, तो इसको वही बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए जिसमें हम लोग करंट का हेल्प से कुछ चीज़ को ब्रेक करेंगे। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि एक मग ले लीजिए, मग या फिर जग जो भी बोलिए, नीचे में 2 छेद कीजिए। 2 छेद करने के बाद दोनों में ये ब्लैक कलर का ग्रेफाइट रॉड इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे रबर कॉर्क लगा के इसको बंद कर दीजिए ताकि पानी जब इसमें डालेंगे तो ये पानी यहाँ से लीक ना हो। इतना समझे? फिर 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, दोनों में पूरा पूरा पानी भर दीजिए। पूरा पूरा पानी भर के उल्टा करके इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को ढक दीजिए। ठीक है, फिर ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक 6 वोल्ट का बैटरी के साथ कनेक्ट कीजिए और स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे वाटर बबल्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। पानी के बबल्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और ये तो पूरा पहले भरा हुआ था पानी से, लेकिन ये बबल्स आगे ऊपर में खाली स्पेस तैयार कर देंगे, मतलब यहाँ पे कोई गैस इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी का ही ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, पानी H2O था, पानी में 2 गैस होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसमें करंट पास किए तो ये कंपाउंड जो है ब्रेक हो गया और हमें हाइड्रोजन गैस मिला और ऑक्सीजन गैस मिला। ठीक है, इसको बैलेंस करना चाहे, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक में थोड़ा ज़्यादा जगह हुआ है, एक में कम जगह हुआ है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गैस इकट्ठा हुआ, यहाँ पे कम गैस इकट्ठा हुआ। बता सकते हैं ये देख के कि ज़्यादा गैस कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन ज़्यादा होता है हमेशा, ऑक्सीजन कम होता है। क्यों? क्योंकि पानी का फॉर्मूला अगर आप देखें तो पानी जो है वो बना हुआ है 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से, है कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन का डबल अमाउंट में होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो कम है ये ऑक्सीजन है, ये जो ज़्यादा अमाउंट है वो हाइड्रोजन है, इसका ठीक डबल। ये अगर 4 ग्राम ऑब्टेन हुआ है, ये कितना ग्राम ऑब्टेन हुआ होगा? 8 ग्राम ऑब्टेन हुआ होगा। याद रखेंगे ये बात को। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों ये इसका डबल अमाउंट होता है। ठीक है, तो रीज़न यही होगा क्योंकि वाटर का जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन डबल अमाउंट में होता है, इसीलिए जब इसका डिकम्पोजिशन भी होता है तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में मिलता है। ठीक है, चलिए ये सब सारा क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। इसका इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये H2O था, लिक्विड था,
यहाँ पे करंट लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा, इसका लिक्विड स्टेट था। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे कि ये हाइड्रोजन ही गैस है और ये ऑक्सीजन ही गैस है। तो आप एक बर्निंग कैंडल ले आइए यहाँ पे, एक जब भी जलता हुआ मोमबत्ती लाएंगे ना हाइड्रोजन गैस के पास में, तो ये हमेशा पॉप साउंड के साथ जलता है। पॉप साउंड, आपको टक करके आवाज़ सुनाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, फट फट का। तो उसी से प्रूफ हो गया कि ये हाइड्रोजन गैस ही था। और जैसे ही आप कोई जलता हुआ चीज़ ऑक्सीजन गैस के पास लाएंगे तो वो और ब्राइटली जलने लगता है। तो इससे साबित हो गया कि ये जो गैस था यहाँ पे ये क्या था, ऑक्सीजन ही था, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग में, है कि नहीं। तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं पॉप साउंड के साथ, इसको आइडेंटिफाई करते हैं और ब्राइटर जलने से आइडेंटिफाई हो जाएगा ऑक्सीजन है। ठीक है, इतना बात तैयार रखेंगे यहाँ से। चलिए एक और आ जाइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, ये एक्टिविटी है। यहाँ पे बोला गया है 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए ऐसे प्लेट में, इस प्लेट को बोलते हैं चाइना डिश। ठीक है, इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, इसका कलर नोट कीजिए। तो इसका कलर होता है वाइट कलर। ठीक है, और इसको आप सनलाइट पे रख दीजिए। सनलाइट पे कुछ देर रखने के बाद ऑब्जर्व कीजिए अब कलर क्या हो गया। तो आप पाएंगे कि ये अब कलर वाइट से ग्रे में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल सा सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ है। सिल्वर क्लोराइड था, सनलाइट पड़ा, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग चीज़ हो गया, क्लोरीन गैस बन के उड़ गया, और यहाँ पे जो बचा हुआ ग्रे कंपाउंड जो है वो क्या है, सिल्वर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन किसके हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से। अभी तक हम देखे हीट के हेल्प से होता है डिकम्पोजिशन, दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा अभी हम देख रहे हैं लाइट, सनलाइट के हेल्प से हो रहा है। ठीक है, चलिए एक ऐसा ही इसी से मिलता जुलता रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये था सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, क्लोरीन ब्रोमीन, काफ़ी मिलता हुआ है हैलोजन ग्रुप। ठीक है, ये भी सेम तरीके से बिहेव करता है, सनलाइट पड़ेगा तो ब्रोमीन गैस उड़ जाएगा और सिल्वर बच जाएगा। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन का खासकर से इंपॉर्टेंस है, ये रिएक्शन का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी तक हम पढ़ लिए हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी मांगता है, एनर्जी चाहिए क्या तो हीट के रूप में, लाइट के रूप में, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ताकि ब्रेकडाउन हो पाए। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी देना पड़ता है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊपर हमने पढ़ा था क्या, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन वाले में। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा था, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है, आपको हीट बाहर से देना पड़ता है तब वो रिएक्शन होता है कि नहीं। तो इतना ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, बोला गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर दीजिए, फिर उसको टच कीजिए और बताइए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो ये आप स्कूल के लैब में कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप समझ जाइए कि दोनों को जब मिलाएंगे तो टेस्ट ट्यूब काफ़ी ठंडा हो जाएगा, मतलब हीट ऑब्जॉर्ब हुआ है, हीट का लॉस हुआ है, वहाँ पे कोल्ड सेंसेशन हो रहा है, मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए यहाँ तक। चलिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। एक सब्सटेंस है एक्स, इसका सॉल्यूशन को यूज करते हैं वाइट वॉशिंग करने के लिए, याद आ रहा है कुछ, नेम द सब्सटेंस एक्स और फॉर्मूला बताइए। तो इसका सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, क्विक लाइम CaO है। नाम पूछा था तो कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स अबव विथ वाटर, इसका रिएक्शन पानी के साथ लिखना है। बताइए क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस है क्या, हाँ ऑलरेडी बैलेंस है ये। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो एक्टिविटी था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, उसमें एक गैस जो था वो डबल अमाउंट में कलेक्ट हुआ था दूसरे गैस के मुकाबले, वो गैस बताइए। तो कौन सा गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट हुआ था, हाइड्रोजन। एग्जाम में रेशियो पूछते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, तो 2:1। याद रखिएगा, कभी कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछ लेंगे तो क्या होगा, 1:2। ठीक है, चलिए अब आ जाइए तीसरे टाइप के रिएक्शन पे, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये क्या होता है, एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। बोला गया है कि आप 3 आयरन नेल्स लीजिए, ठीक है, उसको क्लीन कर लीजिए बाय रबिंग विद सैंड पेपर। क्लीन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा कोई जंग यानी रस्ट हो वो निकल जाए। ठीक है, फिर 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक को A मार्क कीजिए, एक को B मार्क कीजिए। दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो 2 चीज़ अभी तक हमने लिया है, एक इसमें लिया है आयरन नेल्स,
आयरन यानी Fe, और 2 टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट। बता सकते हैं फॉर्मूला, Cu सल्फेट का SO4, ठीक है। फिर 2 आयरन नेल्स को ऐसे करके बांध करके एक टेस्ट ट्यूब में डुबो दीजिए, ठीक है, लगभग 20 मिनट तक। हमने 3 आयरन नेल्स लिया था ना, 3, तो 2 को तो हमने डुबो दिया, एक को हमने ऐसे ही रखा हुआ है ताकि बाद में ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ चेंज हुआ है कि नहीं पहले से, ठीक है। वैसे ही 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया था, एक में तो हमने डुबो दिया और एक को ऐसे ही रखे हैं बाद में कलर देखने के लिए। तो रिएक्शन होने के बाद आप पाएंगे कुछ ऐसा हो गया, जो आयरन नेल्स आपने डुबोया था उसका वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा, ऐसा कलर चेंज हो गया आयरन नेल का, ठीक है। और पहले हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया था, A और B, एक को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था और दूसरे वाले में हमने ये काटे डुबोया था। तो जिसमें डुबोया था उसका जो कलर है, कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर होता है ब्लू, लेकिन जिसमें हम जैसे ही हमने ये आयरन नेल इसमें डुबोया, इसका कलर थोड़ा फेड हो गया, हल्का पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ, आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुआ, ये हुआ, आयरन था सॉलिड, कॉपर सल्फेट था सॉल्यूशन में एक्वस, ठीक है। तो ये आयरन कॉपर को हटाया, डिस्प्लेस कर दिया, आयरन बोला कॉपर को हटो, और कॉपर के जगह पे क्या आ गया, आयरन आ गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आयरन जो है कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझे। यहाँ पे ये डायग्राम आपको याद रखना जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। कुछ और एग्जांपल्स हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये रहा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक कॉपर को हटा दिया, आ गया जिंक सल्फेट कॉपर अलग से। फिर लेड कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड हो गया और कॉपर, लेड यहाँ पे कॉपर को हटा दिया, ठीक है। तो तो यहाँ पे ये जो जिंक है और लीड है, बोल सकते हैं ये दोनों कॉपर से मजबूत है, तभी तो कॉपर को हटा दिया। यहाँ पे आयरन जो था वो कॉपर से मजबूत था, तभी तो इसको धक्का मार के हटा दिया। अगर आयरन कमज़ोर होता तो ये हटा ही नहीं पाता, तो नो रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हटा दिया मतलब जरूर आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। इस इक्वेशन में जिंक कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है और इसमें लीड ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, ठीक है। तो ज़्यादा ताकतवर को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो जिंक और लीड दोनों ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए लोग डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को उसके कंपाउंड से। बात क्लियर है, चलिए अब आ जाइए चौथे पे, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी तक सिर्फ यही इसको डिस्प्लेस कर रहा था, अब कुछ और भी डिस्प्लेस होगा, देखते हैं क्या डिस्प्लेस होता है। बोला गया है कि 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट लीजिए टेस्ट ट्यूब में, फिर एक और ये रहा 3 यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिया गया, और एक टेस्ट ट्यूब में आप ले लीजिए बेरियम क्लोराइड। फॉर्मूला बता सकते हैं सोडियम सल्फेट का, सोडियम का Na, सल्फेट का SO4, तो Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। दोनों को मिक्स कीजिए, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे में ऐसे करके दिख रहा है आपको व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ये व्हाइट सब्सटेंस घुल नहीं रहा है, ये घुला नहीं, ये इनसॉल्यूबल है, तो इसी को तो क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। याद है आपको स्टैटिक में समझाए थे, ये इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन देखिए, Na2SO4 था, बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे ये सोडियम इधर चला गया, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया बेरियम सल्फेट, ठीक है, और ये सोडियम यहाँ जाके सोडियम क्लोराइड, समझ गए। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका नाम पड़ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी, चलिए तो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो सल्फेट था वो इधर इसके पास चला गया, क्लोरीड इसके पास चला गया, तो आयंस का एक्सचेंज, ऐसा हम लोग बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऊपर में हमने तो दूसरा एक्टिविटी देखा था, ये था, हमने यहाँ पे लिया हुआ था लेड नाइट्रेट, फिर
पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को मिक्स करने के बाद एक येलो पीपीटी बनाता है, याद है, प्रेसिपिटेट। तो ये भी क्या है, लीड यहाँ पे गया है और पोटेशियम यहाँ पे आया है, समझ रहे हैं। KNO3 ये रहा KNO3 और लीड आयोडाइड के साथ चला गया, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिया था। तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, समझे। चलिए अब आ जाइए आखिरी टाइप ऑफ रिएक्शन पे। यहीं पे वो लिखा था रिकॉल एक्टिविटी 1.2। तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो यस, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये येलो प्रेसिपिटेट वाला। वो इक्वेशन जो आप वहाँ पे लिख रखे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट येलो था, कंपाउंड कौन सा था? तो लेड आयोडाइड था, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आ जाते हैं आखिरी पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझना बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से नहीं समझे तो ये आपको अच्छा खासा कंफ्यूज भी कर सकता है। बोला गया है एक एक्टिविटी में कि एक चाइना डिश, याद है, चाइना डिश में कॉपर पाउडर ले लीजिए, कॉपर पाउडर, ठीक है, इसका कलर ब्राउन है, दिख रहा है। इसको हीट कीजिए, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं वो बताइए। तो आप पाएंगे कि इसका जो ब्राउन कलर था वो चेंज हो गया है ब्लैक सब्सटेंस में, ऊपर में ब्लैक कलर का कुछ लेयर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये हीट तो एक बस जरिया सा था, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, और ये था कॉपर। तो कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट कर गए, हीट हेल्पिंग चीज़ था यहाँ पे, और बन गया कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, समझ गए, इसलिए हमें यहाँ पे ब्लैक कलर देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि दो चीज़ मिलके एक चीज़ दे रहा है, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, लेकिन साथ साथ ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी एग्जाम्पल है। देखिए, उसको समझने से पहले एक चीज़ और समझिए। यहाँ पे ये अभी कौन सा कलर में है? ब्लैक। पहले कौन से कलर का था? ब्राउन, है कि नहीं। अब क्या कीजिए, ये जो CuO मिल गया, अब इसमें आप हाइड्रोजन गैस पास करवा दीजिए, ठीक है। तो आप पाएंगे जैसे ही आप इस पर हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं और हीटिंग लगातार जारी है, तो वापस से ये क्या बन जाएगा? कॉपर बनेगा और H2O बन जाएगा, मतलब वापस से आपको ब्राउन कलर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्राउन से ब्लैक हो गया, फिर ब्लैक से ब्राउन हो गया, है कि नहीं। मतलब ठीक ये उल्टा रिएक्शन था, ये जो रिएक्शन है उसका ठीक उल्टा है ये रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और कॉपर वापस हमें मिल जाता है। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखिए, पहले वाले में क्या हुआ था, कॉपर ऑक्सीजन गेन किया था, ऑक्सीजन जुड़ गया था इसमें, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यहाँ पे कॉपर में जुड़ गया ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन हटता है, लूज कर देता है, तो वो सब्सटेंस रिड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन में देखिए, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर ऑक्सीजन जुड़ता तो ऑक्सीडाइज होता, ऑक्सीजन हट गया तो रिड्यूस हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इस रिएक्शन पे और ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये था पहले हाइड्रोजन, अब हो गया H2O, समझ में आ रहा है। पहले हाइड्रोजन था, अब H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन जो है क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, है कि नहीं। तो इस रिएक्शन में एक जन रिड्यूस हो रहा है, एक जन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन, समझे, जिसमें दोनों ही हो रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक बार फिर से समझाते हैं आपको, देखिए, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर बन गया, ऑक्सीजन हट गया, ये रिड्यूस हुआ। H2 था और H2O बन गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो दोनों ही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन का रेड और इसका ऑक्स, रेडॉक्स। एक और एग्जांपल लीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, अच्छा ये तो हो ही गया, अभी तो ऊपर वाला ही था ये। यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। ये देखिए, इसमें बताइए कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हुआ। था जिंक ऑक्साइड, अब बन गया जिंक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन हटा है।
यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। नीचे वाला का बताइए, MnO2 था, MnCl2, ऑक्सीजन हट गया, तो रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कीजिए, इसमें ये HCl था, ये हो गया Cl, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, हाइड्रोजन हट गया है। तो हाइड्रोजन का हटना भी ना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। थोड़ा ठंडा दिमाग करके इसको समझ लीजिए, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे तो ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन कब होगा बताइए, रिडक्शन होगा ऑक्सीजन अगर हटा या फिर हाइड्रोजन जुड़ गया, समझ रहे, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl था वो Cl2 बन गया, हाइड्रोजन हटा है तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इस बात को याद रखिए आप, ठीक है। चलिए, तो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन तो ये ऑक्सीडाइज होगा, और अगर सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन तो ये रिड्यूस होगा। सिंपल सा है, इसको याद कर लीजिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे अच्छा दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इजी। चलिए, अब आ जाइए इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है डेली लाइफ पे। तो सबसे पहला इफेक्ट है कोरोजन, मतलब आप आयरन का एग्जांपल लीजिए या फिर कोई भी मेटल ले लीजिए, वो क्या होता है, उस पर लगातार मॉइस्चर, एसिड, एयर, ये सब का अटैक होता रहता है, जिसके कारण इसका सरफेस जो है वो कोरोड हो जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल आयरन को अगर आप ऐसे ही छोड़ दें तो उस पर जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, ठीक है। तो वैसे ही सिल्वर का कोई चांदी का अगर कोई ये है गहना है, उसको छोड़ देंगे तो ब्लैक कोटिंग उस पर पकड़ लेता है। कॉपर का कोई वेसल छोड़ देंगे ऐसे ही ओपन, तो उस पर ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाता है। तो ये सब कोरोजन का एग्जाम्पल हो गया। कोरोजन का यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। पहला हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा हो गया ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तीसरा हो गया ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। कोरोजन से डैमेज क्या होता है, तो ये रहा, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप, ये सब डैमेज होता है। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इससे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च करना पड़ता है ताकि डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस कर पाए, ठीक है। बस इतना समझ के छोड़िए, आगे आ जाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेंसिडिटी, मतलब खाना खराब हो जाना। फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये जो मतलब रेंसिड कर देते हैं सामान को, मतलब खाने को, इनका स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है। तो इसको ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कई बार ऐड किया जाता है खाने में, जिसमें फैट्स और ऑयल्स हो, ठीक है। खासकर से मतलब जो चिप्स हो गया, चिप्स का पैकेट, वो सब में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके देते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो। उसी तरीके से कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर टाइट डब्बे में फूड को बंद करके रखेंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और आपको ये भी शायद पता होगा कि जो चिप मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करते हैं, चिप्स के जो पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन जल्दी ना हो, क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन गैस आ जाएगा। कुछ तो रहेगा ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन उस चिप्स को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मिल जाएगा आपको। ये सब कुछ क्वेश्चन से इसका आंसर देते हैं। वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डीप इन। आयरन नेल को जब इसमें डुबाते हैं तो इसका कलर फेड हो जाता है। क्यों फेड होता है, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इस रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दीजिएगा बस। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो जो फर्स्ट में जो हमने येलो पीपीटी वाला जो रिएक्शन देखा था वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। तीसरा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड और दैट आर रिड्यूस्ड। बताइए इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम था, ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे, तो सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए CuO था, Cu ऑक्सीजन हट गया तो ये रिड्यूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। चलिए, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ ये पूरा चैप्टर एंड हो गया। नीचे कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ये सब आप खुद से कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे हेल्प करेंगे। गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं आप, वहाँ पे सर्च करेंगे तो पूरा NCERT सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
चलिए इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो पीडीएफ है एनसीईआरटी का पीडीएफ, पूरा अंडरलाइन पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर का जो नोट्स है, नोट्स भी हम बना के रख दिए हैं, वेबसाइट पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इतना चीज़ आपके लिए कर दिए हैं। ये भी चीज़ वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए और इस चैप्टर से और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, वीडियो से जरूर एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।